स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे अगले आधे घंटे हम बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की, साथ ही ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं और ब्रोकरेज हाउस की नजर कहाँ है इस पूरे इस पर हम एक डिटेल अपडेट आगे लेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेतों पर और एशियाई बाजारों से शुरुआत करें तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी देर पहले थोड़ा कमजोर था, लेकिन इस वक्त हल्के हरे निशान में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। 19,100 के पास अभी लाल निशान में है और करीब 41 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वहां पर भी कमजोरी है। हांगकांग के बाजार करीब 1.25% नीचे हैं। जापान के बाजार में 280 अंकों की गिरावट है और चीन के बाजार भी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इसमें जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो कमजोरी के हैं। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं और पिछला पूरा हफ्ता कैसा रहा और इस हफ्ते कहां पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं वहां से, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। जैसा आप एशियाई बाजारों में कह रही थी, आज जापान का बाजार काफी कमजोर है। बैंक ऑफ जापान की 2 दुनियाओं की बैठक शुरू हो गई है और क्या फैसला आता है उससे पहले यहां पर दबाव दिख रहा है। लेकिन बाकी एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है, जहां पे कोरिया में तेजी है, चीन और हांगकांग में मामूली कमजोरी दिख रही है। डाउ जोन्स के पिछले हफ्ते की आंकड़े देखें, डाउ जोन्स 1.25% के आसपास गिर गया था। नैस्डैक को सपोर्ट मिला था। अमेजॉन के जो नतीजे थे वो अनुमान से बेहतर आए थे पिछले हफ्ते, उससे यहां पर सपोर्ट मिला था। अमेजॉन में जो तेजी दिखी, नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो 2 से 2.5% के आसपास तीनों इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं और ये लगातार तीसरा हफ्ता है इन इंडेक्स में कमजोरी दिखी है। 2023 के हाई से अगर आप देखेंगे तो S&P 500 करीब 10.5% से ज्यादा गिर चुका है। नैस्डैक में 2023 के हाई से 12% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। बाजार की नजर इस हफ्ते अहम आंकड़ों पर रहेगी। कल से FOMC की बैठक होगी, 1 नवंबर को फेड का फैसला आ जाएगा। हालांकि बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि दरें इस बार स्थिर रहने वाली है, दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। और ज्यादातर ट्रेडर्स ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि 2023 के लिए जितनी भी बढ़ोतरी होनी थी हो चुकी है। आगे 2024 में क्या करना है उस संकेत पर, उस बयान पर नजर रहेगी जब 1 नवंबर को फेड की कमेंट्री आएगी। पीसीए आंकड़े जो आए थे फ्राइडे को वो उम्मीद के मुताबिक थे 0.3% के आसपास। इस हफ्ते कुछ अहम डेटा है। एक तो एप्पल के नतीजे आने वाले गुरुवार को, शुक्रवार को अक्टूबर महीने की जॉब की रिपोर्ट आएगी। तो ये कुछ अहम आंकड़े हैं। अन्य संकेतों की ओर चलते कि वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं। कच्चा तेल अहम ट्रिगर है, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ भारत के लिए काफी अहम है, तो वो $90 के नीचे आ चुका है। आज हल्की नरमी दिख रही है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.86, पिछले हफ्ते हमने देखा था 5% के ऊपर भी गया, वहां से नरम हुआ है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी तेजी है 106 के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच में गोल्ड काफी चमकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पे बाइंग आ रही है। रिस्की एसेट्स में लोग पैसा लगाने से बच रहे हैं, तो इक्विटी के बजाय गोल्ड पर फोकस बढ़ा है। और अगस्त का जो 1 अगस्त के आसपास का जो लेवल था ना, उसके ऊपर कॉमेक्स का गोल्ड चला गया है। कह सकते हैं मई के आसपास इस तरह के लेवल थे। $2015 के आसपास कॉमेक्स पर सोना चला जा चुका है। तो इन सबके बीच में सबसे ज्यादा फायदा फिलहाल सोने को ही मिल रहा है। संकेत की कुल मिलाकर बात करें तो बहुत अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि एशियाई बाजारों पर भी ज्यादातर बाजार कमजोर है। गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर है। देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। पूजा, ओके, थैंक यू विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो शुरुआती संकेत अभी फिलहाल कमजोरी है, ग्लोबल चिंता बनी हुई है, ग्लोबल टेंशन बना हुआ है और इक्विटी मार्केट की कमजोरी जो है वो कहीं ना कहीं सोने में देखिए इंडिकेट हो रही है। जैसा कि विश्व मोहन अभी बता भी रहे थे कि सोने में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। वहीं इस हफ्ते काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट भी हैं, फेड की बैठक भी होगी जिस पर की नजर रहेगी। तो उसके पहले बाजार थोड़े नर्वस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस बीच FIs और DIs के आंकड़े भी समझ लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि अब आज मार्केट के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में FIs की बात करें तो 1500 करोड़ की बिकवाली करके गए, तो यहाँ से भी संकेत कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। और DIs की तरफ से भी बहुत ज्यादा बड़ी बिकवाली का खरीदारी का आंकड़ा नहीं है। 313 करोड़ की मात्र खरीदारी DIs की तरफ से नजर आ रही है शुक्रवार को। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 111 करोड़ की बिकवाली है
और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 1904 करोड़ की बिकवाली एफआईआईस करके गए हैं। तो एफआईआईस की तरफ से लगातार बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है, तो संकेत कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए भी। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि इस मार्केट को ट्रेड कैसे करें या फिर इंडेक्स को रहने दें, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो लास्ट पूरा हफ्ता तो काफी कमजोर था, अब हम एक नई सीरीज में एंट्री लेने जा रहे हैं। अब किस तरह के लेवल्स पर नजर रहेगी और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रीट करें? गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट वीक में हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था 1850 जरूर आएगा और उस लेवल को भी मार्केट ने टेस्ट किया। और फ्राइडे के सेशन में, सॉरी गुरुवार के सेशन में जब मैं शो पे था तब मैंने 1850 के ऊपर बाइंग कॉल भी रिकमेंड किया था और 19,050 के टारगेट भी दिए थे। तो दोनों साइड के मूवमेंट हम लोगों ने कैप्चर किए। तो मुझे अभी मार्केट में लग रहा है कि जो उछाल आएगा वो बिकवाली का दौर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 19,050 19,070 मार्केट के लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। इंडेक्स में 19,150 से लेके 19,165 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 42,800 से लेके 43,000 ये आपका सेलिंग रेंज होना चाहिए। 43,350 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर से नीचे मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार के लिए आना चाहिए। और रही स्टॉक स्पेसिफिक, तो कुछ चुनिंदा स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लोअर लेवल के ऊपर बाइंग का भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और कुछ स्टॉक ऐसे होंगे कि जहां पे अभी तक सेलिंग नहीं आया है वहां पे बिकवाली ही करके चलना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति का जो स्टॉक्स अपने निचले स्तर पर आ चुके हैं वहां पर आप धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक छोटा करेक्शन वापस से देखने को मिल सकता है, तो एक रेंज आपको बता दी गई है, उस पर आप नजर रखिए और उसे देखते हुए ट्रेड करिए। तो नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक में फ्यूचर्स में बिकवाली करना पसंद करूंगा। 1,005 से लेके 1,010 इस रेंज में मैं बिकवाली करना पसंद करूंगा। 1,025 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और नीचे में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 960 रुपये हमारा टारगेट होगा। दूसरा मेरा जो ट्रेड होगा वो होगा बीपीसीएल। बीपीसीएल मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ से अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है 326 से लेके 328 इस रेंज में आता है तो बीपीसीएल में बाइंग करके चलना चाहिए। और 320 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 345 से लेके 350 ये दो टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक में फ्यूचर्स में बिकवाली करना है, बीपीसीएल में कैश में बाइंग करना है। ठीक है, बीपीसीएल में खरीदारी कीजिए, एक्सिस बैंक फ्यूचर लेवल में बिकवाली करने की सलाह, लेवल्स आपके स्क्रीन पर। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अब वक्त है खबरों वाले शेयर्स जानने का। और इस पूरे वीकेंड के दौरान ढेर सारी खबरें आई हैं और नतीजे भी आए हैं। तो सबसे पहले नतीजों पर नजर डाल लेते हैं कि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे आए, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स रिलायंस फोकस में रहने वाला है और याद रखिए यहाँ पे जो ओवरऑल अर्निंग्स देखने मिली है तो ये लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सेगमेंट्स की बात करें तो उनके जो टेलीकॉम सेगमेंट है वो भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और बात करें तो उनके जो दो और सेगमेंट्स हैं, स्पेशली आपके जो एफएमसीजी सेगमेंट है, वो जो आप कह सकते हैं रिटेल का पोर्शन, वो वाला पोर्शन में जो है नंबर्स अच्छे आए हैं और ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन का भी इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। ऑयल टू गैस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइट में ज़रूर आई एस्टिमेट से। अब बात करते हैं ओवरऑल एमएनएम की बारे में, तो यहाँ पे लार्जली एमएनएम फाइनेंस की, तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एनआई, पैट, प्रोविजंस, ये सारे नंबर्स में जो है एक टाइप से एनालिस्ट एस्टिमेट से नंबर्स कम देखने मिले हैं। हालांकि जो एसेट क्वालिटी होती है, जो जीएनपीएज एंड एनपीएज होती है सिक्वेंशली, वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी देखने मिली है और वहाँ पे जो है गिरावट नहीं आई है। अब अगर हम बात करें तो ओबरॉय रियल्टी की नंबर्स लें तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रियल एस्टेट कंपनीज़ की अच्छी नंबर्स परफॉर्मेंस देखने मिले और यहाँ पे रेवेन्यू में भी लगभग 77% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने ट्रेड में रखिएगा। जुपिटर वैगन्स जो ऑफकोर्स रेलवे थीम की स्टॉक्स है वो भी फोकस में रहने वाली है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है डबल हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और यहाँ पे ऑर्डर बुक ग्रोथ उसमें भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। सीडीएसएल की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में और पैट में दोनों में 35% से ऊपर का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और याद रखिए बीएससी का लगभग 15% स्टेक सीडीएसएल में अभी भी होल्डिंग पे है। इसके अलावा बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें वहीं पे तो यहाँ पे लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं।
ओके, तो काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए हैं, स्पेशली मिड कैप सेगमेंट से। क्विकली आपके सामने रिकैप रख लेते हैं। दिग्गज कंपनी रिलायंस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। एम&एम फाइनेंस के नतीजे कमज़ोर रहे। ओबरॉय रियल्टी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स, जुपिटर वेगन और सीडीएसएल के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये खबरों के चलते भी फोकस में रहेगा, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। और नतीजे लेकिन कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। वहीं ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज़ के भी नतीजों का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ढेर सारे नंबर्स, लेकिन कुछ अहम नंबर्स हमने आपके सामने रखे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, आईपीओ एक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैक्स एस्टेट्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे आज लिस्टिंग होने वाली है एक्सचेंजेस में। याद रखिए एक रिजल्ट आया है जहाँ पे जो मर्जर है, रिवर्स मर्जर हुई है, उसके कारण जो है कंपनी अब सिर्फ रियल एस्टेट वाली कंपनी जो है वही अब लिस्ट होने वाली है, रीलिस्ट हो रही है। सेलो वर्ल्ड की बात करें तो आईपीओ जो है सब्सक्रिप्शन का खुल रहा है। आईपीओ प्राइस है 617 to 648 पर शेयर। और अगर आईपीओ साइज के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का पूरा ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि लगभग आप कह सकते हैं 570 करोड़ की रेज हुई एंकर इन्वेस्टर्स है, जहां पे जो दिग्गज एफआई इन्वेस्टर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं सीएलएसए, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली। खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो नेगेटिव इंपैक्ट डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में देखने मिल सकता है। उनकी हैदराबाद की फैसिलिटी में 10 ऑब्जर्वेशंस आए हैं यूएसएफडीए द्वारा फॉर्म 483 का। और याद रखिए यह इंपॉर्टेंट इसलिए फैसिलिटी है क्योंकि यहाँ से लगभग 30% कंट्रीब्यूशन था यूएस रेवेन्यू में। और ओवरऑल यूएस रेवेन्यू की बात करें तो 46% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे, तो यहाँ पे जो है कंपनी ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे उनकी जो ग्रे सीमेंट कैपेसिटी है वो 37% बढ़ जाएगी। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 13,000 करोड़ का रहेगा, जो इंटरनल एक्रूवल से रहेगा। इसका इम्पैक्ट स्पेशली मिड कैप सीमेंट कंपनीज को पड़ सकता है नेगेटिव वे पे, तो इस स्टॉक को ज़रूर आप जो है रडार में रखिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक्वायर करेंगे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये एक शेयर स्वैप के जरिए होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वैल्यू एक्रेटिव ट्रांजैक्शन है, और ये जो है बेनिफिट जो है आपको शेयर होल्डर्स जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको देखने मिल सकता है। और आखिर में आईआरबी इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक बड़ी ऑर्डर आई है एनएचएआई द्वारा लगभग 3900 करोड़ रुपीस का, तो ये स्टॉक्स जो है दिन के ट्रेड में अब जरूर अपने रडार में रखिए। ये शरद, आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आईआरबी इंफ्रा को बड़ा ऑर्डर मिला, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बड़ी खबर आ रही है। ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा दिन के दौरान, और काफी ढेर सारी खबरें हैं जिन पर की आज नजर रहेगी। कमोडिटी मार्केट की हमारे साथ रणनीति बताने के लिए कुंवर जी ग्रुप से रवि देओरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले सोने चांदी से करते हैं। काफी शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही, लेकिन अब फेस्टिव सीजन भी अपने चरम पर है, उसकी वजह से भी हम डिमांड देखते हैं और तेजी अच्छी दिखाई देती है सोने चांदी में। तो अब ये लेवल्स अब यहाँ से और कितना कहाँ तक जा सकते हैं और कितनी तेजी एक्सपेक्टेड है दोनों ही मेटल्स में? गुड मॉर्निंग। ये हफ्ता काफी क्रुशियल है। 3 बड़े सेंट्रल बैंकर, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान एंड फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, तो थोड़ा आगे जाके वीक में कंसोलिडेशन होगा। बट आज के दिन से जरूर से लग रहा है कि तेजी का टर्न आगे बढ़ सकता है। गोल्ड के जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 61,200 पे बाय करे, 61,000 के स्टॉप लॉस के साथ 61,800 तक के लेवल आपको दिसंबर गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। वही सिल्वर का क्लोजिंग 71,800 के करीब था। सिल्वर भी बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 71,300, 72,800 तक के लेवल की उम्मीद सिल्वर के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट से करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये रिकवरी है वो गोल्ड सिल्वर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उस वजह से और जारी रह सकती है। ओके, तो और तेजी दिख सकती है सोने चांदी में, लेवल्स आपको बताएं। कच्चे तेल पर क्या राय होगी रवि आपकी? कच्चा तेल अभी मंथ के थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। आई थिंक कुछ उछाल पे बेचा जा सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी रिकवरी के बाद एक रेजिस्टेंस के करीब खड़ा है। 7200 के स्टॉप लॉस के साथ 7160 के करीब क्लोज हुआ था। सेल करे, टारगेट रहेगा 7050। 7050 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं क्रूड में। इसके अलावा रवि और कोई ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से नेचुरल गैस या बेस मेटल्स में कोई राय? नेचुरल गैस अभी प्री ओपनिंग इंडिकेशन में क्रूड 3% डाउन की इंडिकेशन दे रहा है। इंटरनेशनल फ्यूचर्स डाउन है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अगर ये डाउन ओपन होता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट यस, थ्रू कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस का नवंबर का 285 का कॉल ऑप्शन बाय करें 19 के करीब, 35 का टारगेट रहेगा, 10 का स्टॉप लॉस,
एंड बेस मेटल में भी ड्यू टू डॉलर वीकनेस एंड स्टेबिलिटी इन ट्रेजरी मुझे लग रहा है कि आज उसमें भी रिकवरी को मिस करनी चाहिए। एल्यूमिनियम के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करें 203.50 के करीब, 209 का 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रहेगा, 201 का स्टॉप लॉस। ठीक है, थैंक यू रवि आपका ये रणनीति बताने के लिए। नेचुरल गैस एक बार रणनीति फिर से रिपीट कर देंगे। 285 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो, जो कि इस वक्त 19 रुपए के पास है। टारगेट होगा 35 का, स्टॉप लॉस होगा 10 का। ये 285 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह यहाँ पर रवि दे रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की। अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं और नतीजों पर उनका क्या कहना है, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। हम देख रहे हैं कि कंपनी के नतीजों के बाद ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहा है कि Q2 के नतीजे लार्जली इन लाइन रहे हैं, हेल्दी ग्रोथ नजर आ रही है सारे ही सेगमेंट्स में। और अगर नतीजों की बात करें तो स्पेसिफिकली रिटेल सेगमेंट में अनुमान से मजबूत, जियो के नंबर्स इन लाइन रहे हैं, मगर O2C सेगमेंट में एक मिस कंपनी ने पोस्ट किया है। नेट डेट ज़रूर मॉडरेट हुआ है मगर फ्री कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव नजर आ रहा है, मगर ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड ब्रोकरेज को काफ़ी फेवरेबल नजर आ रहा है। और इसी के चलते मैक्वायरी ने रिलायंस पर अपनी राय को अपग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है, अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। जेफरीज और नोमिरा की तरफ से हालांकि खरीदारी की राय उन्होंने अपनी बरकरार रखी है। इसके अलावा मारुति सुजुकी पर भी हम फोकस करेंगे। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं और लार्जली मार्जिन्स के चलते बीट कंपनी ने पोस्ट की है। काफ़ी मजबूत मार्जिन टेलविंड्स जो है वो नियर टर्म में सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट कंपनी ने मार्केट शेयर गेन्स भी पोस्ट किए हैं। नए मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए हैं एसयूवी सेगमेंट में और ओवरऑल आउटलुक भी स्टडी नजर आ रहा है। और इसी के चलते मैक्वायरी ने मारुति पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा, नोमिरा ने मारुति पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा और दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ने मारुति पर अपनी टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। एसबीआई लाइफ पर नोमिरा का कहना है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट किया है। ग्रोथ जो ग्रुप प्रोटेक्शन में नजर आई और ग्रुप सेविंग्स में वो काफ़ी मजबूत थी और ओवरऑल इसी के चलते नोमिरा ने एसबीआई लाइफ पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। सिप्ला पर जेफरीज का कहना है कि लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के चलते Q2 में अनुमान के मजबूत कंपनी ने नंबर्स पेश किए हैं। ईबिटा मार्जिन गाइडेंस भी कंपनी ने ईयर के लिए बढ़ाई है, मगर ओवरऑल रीसेंट रैली के बाद पोटेंशियल अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड नजर आ रहा है और इसी के चलते जेफरीज ने अपनी राय को खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है। अल्ट्राटेक पर CLSA का कहना है कि फेज 3 एक्सपेंशन प्लान्स जो अनाउंस किए हैं कंपनी में वो लोअर केपेक्स पर टन पर अनाउंस किए हैं। केपेक्स जरूर लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ प्रोवाइड करता है, मगर ओवरऑल ये ओवरहैंग रह सकता है इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन के लिए और इसका इम्पैक्ट शायद प्रॉफिटेबिलिटी पर आ सकता है। मगर इसके बावजूद CLSA ने अल्ट्राटेक पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। वोडाफोन आइडिया पर CLSA का कहना है कि Q2 के रेवेन्यू और EBITDA अनुमान से कमजोर आए हैं। ARPU में इंक्रीज नजर आया है, मगर सब्सक्राइबर लॉसेस कंपनी के लिए अभी भी जारी है, जिसके चलते उनकी तरफ से बिकवाली की राय आ रही है। आवास फाइनेंसियर्स पर जेफरीज का कहना है कि मॉडेस्ट डिस्बर्समेंट ग्रोथ नजर आई है, मगर मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा दबाव नजर आया है और वैल्यूएशन अपने पीयर के मुकाबले। ओके, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कुछ नतीजों पर और बड़े खबरों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, इस पर आप नजर रखिए, इसका रिएक्शन आज बाजार पर दिख सकता है। कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी क्विकली आपके सामने रखेंगे। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है GNFC, खरीदारी करने की सलाह ये दे रहे हैं। 645 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट सुझा रहे हैं 690 का। और इसके अलावा एक्सिस बैंक में भी खरीदारी की सलाह है इनकी तरफ से। 970 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट सुझा रहे हैं 1050 का। कोटक सिक्योरिटीज ने भी बैंकिंग स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी है। कैनरा बैंक है इनके रडार पर, 405 का लक्ष्य देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 370 का। और यूपीएल में बिकवाली करने की सलाह इनकी तरफ से, टारगेट होगा 530 का, स्टॉप लॉस 570 का लगाइए। काफ़ी मिले जुले ट्रेड्स आज निकल कर आ रहे हैं, बट आज के दिन भी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ देखेंगे तो ज़्यादातर कॉल्स में आज खरीदारी करने की ही सलाह निकल कर आ रही है। चलिए, इस शो में इतना